तो चलो थोड़ा जोर से बोलो, ऐसा लग रहा है अभी भी नींद में हो। गुड मॉर्निंग। नींद में हो, पीछे अभी भी नींद में हो सब। उठो उठो मोहन प्यारे, जागो। गुड मॉर्निंग। हाँ तो चलो चलो, अब नींद में अभी भी हो तो एक बात बताओ, सपने कितने देखते हो यहाँ पे? सपने देखते हो जीवन को लेके? देखते हो? चलो, सपने देखने के बाद क्या करते हैं? नहीं, उठते नहीं हैं। जब हम सपने देखते हैं तो सपना देखने के बाद हम सोचते हैं कि उस सपने को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, प्लानिंग करते हैं। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तब उसके बाद आता है कि अब उस प्लानिंग के ऊपर हमें काम करना है ताकि उस सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, और फिर यही वो प्रॉब्लम होता है जहां पर हम सभी फंस जाते हैं कि प्लानिंग के बाद जब एक्चुअल में करने की बारी आती है तो फिर हम परेशानी में रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें। और उस समय कुछ गलत तरीके होते हैं, कुछ सही तरीके होते हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं हम अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते ना चुन लें जिसमें हमारा ही नुकसान हो, क्योंकि हर चीज़ सफलता नहीं होती है, सफलता से भी ऊपर खुद को भी देखना होता है। तो ऐसे ही एक मॉन्क थे जिनकी कहानी आज हम एक बुक के द्वारा जानने वाले हैं, जो हमें सर बताएंगे। और उसमें मैं उस किताब से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ, उस स्टोरी से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि उस कहानी में जो मुख्य किरदार है वो भी एक वकील था, और मैं भी एक वकील बनने की ही तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि वो कहानी जो है वो एकदम 100% सच है, और अगर उस चीज़ को ध्यान में न रखा जाए तो चाहे वो वकील हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, चाहे एक वो शिक्षक हो, चाहे या फिर आप स्कूल के विद्यार्थी ही क्यों ना हो, अगर उन चीज़ों का ध्यान न रखें तो आप अंत में कुछ मिल जाए आप अपने आप को खो दोगे, और सबसे ज़्यादा बुरा वही हो सकता है। तो अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं और हम बुलाते हैं एस.एन. राय सर को, जो पिछले 20-22 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और अब तक हज़ारों बच्चों को प्रेरित कर चुके हैं, और हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो इनसे सीख के जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। सर के लिए बुलाएं, तालियां बजाएं। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? ठीक है। ये मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे इको ज्यादा होता है, तो बहुत बार आवाज क्लियर नहीं होती है। सीधी आवाज ज्यादा अच्छी जाती है क्योंकि दिल से आवाज निकल के दिल तक। ये कहानी असल में मुझे 2001 में मैंने पढ़ी थी, 2001 में। ये स्टोरी जो है रॉबिन एस शर्मा ने लिखी है, और रॉबिन एस शर्मा खुद भी एक नामी वकील रहे। तो उन्होंने कैसे अपने लाइफ को चेंज किया उस पर एक स्टोरी शुरू होती है कि जूलियन नाम के एक आदमी है जो कि काफी प्रसिद्ध वकील है। मैं इस कहानी को थोड़ा छोटा करूं क्योंकि वो उपन्यास है पूरी, लेकिन जो बेसिक चीज जो सिखाना चाहता हूं, जो बताना चाहता हूं इस कहानी से, वो आप सबके अंदर तक जाएगी। और अगर थोड़ी भी अंदर तक गई तो आप लोग सब नहीं चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बदलाव महसूस करेंगे अंदर। नहीं चाहते हुए भी, चाहेंगे तब तो बहुत बदलाव होगा, नहीं चाहेंगे तो भी थोड़ा बदलाव तो होगा ही होगा। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो सब एक पावन मौके पर, हम लोग अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, ऐसे मौके पर जब आप स्कूल आ चुके हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि आज हम गए तो कुछ वर्दी सीख कर, कुछ ऐसा सीख के गए कि स्कूल जाने का कुछ तो कुछ अलग फायदा हुआ। जूलियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो वहां का होता है अमेरिका का, वहां पर एक बहस कर रहे हैं। उस बहस के दौरान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है मामला है, उस पर बहस करते करते अचानक में उनको हार्ट अटैक होता है, वो गिर जाते हैं। उनको लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उनके जो जूनियर हैं उनका नाम है जॉन। वो जॉन बहुत परेशान है, वो सोच रहे हैं कि जूलियन इतना ज्यादा पैसा कमाए। आपको मैं बता दूं, जो नामी वकील होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, उनके एक एक हियरिंग का बहुत ज्यादा पैसा होता है। अभी हमारे जो आकर जस्ट बोल रहे थे, ये भी एशियन लॉ कॉलेज से लॉ कर रहे हैं, और इनकी जो एक दो जर्नल है वो इंटरनेशनल नेशनल में प्रकाशित हुई है, न्यूज़पेपर में इनका नाम आया हुआ है। जो रंजीत स्वामी जस्ट बोल रहे थे, वो जो है कलकत्ता हाई कोर्ट से भी उन्होंने इंटर्न किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अभी भी, लेकिन वो अपने बारे में कम बोल के गए। तो जब लॉ में आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपके पास नेम और मनी दोनों, पैसा भी बहुत होता है। तो उनके पास पैसा बहुत था। उस समय उनके पास फरारी कार थी, और जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको 36 आवर्स तक किसी से मिलना नहीं है, क्योंकि वो
आईसीयू में एडमिट थे और आउट ऑफ डेंजर नहीं थे। उनके जो जूनियर है बहुत परेशान है। जॉन और सोचते हैं कि जूलियन ने अपनी हालत क्या बना रखी, इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो करीब 45 इयर्स के हैं और देखने में 60 इयर्स से ज्यादा लगते हैं। 45 इयर्स के लेकिन 60 इयर्स से ज्यादा लगते हैं देखने में। और उनका एज ज्यादा है, पेट हल्का निकल गया है, आंखें धसी हुई, बॉडी एकदम देख के ही लगता है कमजोर सा एकदम, और कोई जीवन में चमक नहीं, स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक चीज है, सफलता सफलता सफलता। तो लाइफ में सफलता भी नहीं, सिर्फ पैसा, पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। तो इसके लिए वो जो है अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर चुके थे। और वहां 36 आवर्स का एक मौका मिलता उनको सोचने का कुछ। वहां पर एक जो वहां पर हेड रहते हैं बार एसोसिएशन के, मैं बता दूं वकीलों का एक एसोसिएशन होता है, उसको कहते हैं बार एसोसिएशन। तो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई 2 दिन बाद, और जॉन वहां से मिलने के लिए जो जा रहे हैं कि मुझे जाकर आज मिलना है जूलियन से और बोलना है कि देखिए सर आपकी ये स्थिति हो गई, मैं कहता तो थोड़ा ठीक से जिए, टाइम पर खाना खाइए, ठीक से रहिए। लेकिन जब वो जाने वाले तो उस समय मीटिंग में उनको जाना पड़ जाता है, क्योंकि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मीटिंग बुलाई हुई थी। उस मीटिंग में जो बात होती है वो आप ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब सभी लोग बैठ जाते, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब सभी वकील बैठ जाते हैं तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, सीनियर मोस्ट वकील हैं, वो बोलते हैं कि मैंने आपको इमरजेंसी में इसलिए बुलाया है क्योंकि आज सुबह ही जूलियन सर ने मुझे कॉल किया था अपने हॉस्पिटल जहां वो एडमिट थे उसी के बाहर के कंपाउंड में। वहां पर उन्होंने मुझे कोई बॉन्ड पेपर साथ बुलाया था। उस बॉन्ड पेपर्स पर उन्होंने सारी अपनी संपत्ति का ऑक्शन कर दिया, ऑक्शन में नीलामी कर दिया है, जो जितना दाम में लेना चाहे। इवन कि उनकी सबसे प्यारी जो फरारी कार थी वो भी उन्होंने बेच दी। और वो सारा कुछ बेचकर किसी अज्ञात जगह पे चल गए हैं। उन्होंने अपना मोबाइल भी, जो उस समय का सेल फोन एकदम नया नया निकला था होता था, तो वो मोबाइल भी जो है वो भी मुझे दे दिया और बोले इसमें जो कांटेक्ट डिटेल्स है और जो ये मोबाइल है ये आपको जॉन को दे दिया जाए। और जितनी भी उनकी सरकारी संपत्ति, ऑफिस है, और जितने उनके बाकी के जितने भी पेंडिंग जितने भी केसेस हैं वो सारा कुछ जॉन को ट्रांसफर कर दिया जाए। सभी खड़े होकर ताली बजाने लगते क्योंकि जॉन को बैठे बैठाए लाखों करोड़ रुपयों का फायदा हो जाता है। लेकिन जॉन दुखी है, इसलिए दुखी है क्योंकि वो जूलियन से सच में प्रेम करते थे और बोलते कि आज तक लॉ से रिलेटेड कोई बात है, सारा कुछ मैंने लॉ में कैसे अपनी बात रखनी है, कैसे बहस करनी है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये सब कुछ मैंने जूलियन सर से सीखा था। वो मेरे रियल मेंटर थे और इवन मेरे गार्जियन भी थे। आज वो इतना बड़ा फैसला लिए कहीं से अज्ञात जगह चल गए, मोबाइल भी छोड़कर, कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं, और ऐसे में मुझे कुछ भी ट्रेस नहीं, कोई पता नहीं कहां गए वो। और लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है क्योंकि वो केस में फंस जाते हैं जॉन, और 1-2 साल बीत जाता है। तो एक लाइन है कि आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, और वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। तो जो जो लोग सामने होते हैं वो याद रहते हैं, जो पीछे हो जाते हैं उनकी याद धीरे धीरे धूमिल पड़ जाती है। आप लोग के घर परिवार में भी जो लोग साथ मिलते हैं वो ज्यादा याद रहते हैं, उनसे ज्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं। आप लोग हो सकता है कोई दूसरे स्कूल से यहाँ आए हो, तो जब आते हैं तो नए स्कूल में तो पुराना याद आता है कुछ दिन तक। जो 8 से 9 में नए स्कूल आते हैं, शुरू शुरू में याद आएगा वो स्कूल के सर ऐसे थे, वो स्कूल का दोस्त ऐसा था। फिर 1-2 साल में धीरे धीरे वो धूमिल होते जाता है और ज्यादा लंबा होने पर सब कोई भूलने लगता है। तो धीरे धीरे लोग जूलियन को भूलने लगे क्योंकि जॉन जो है वो जो पेंडिंग केसेस उसको अच्छे से लड़े, उसको जिता भी दिए और एक नामी वकील हो गए। करीब 2 साल बाद जब काम बढ़ गया तो जॉन को लगने लगा अब मुझे भी 1-2 अपना जूनियर रखना ही पड़ेगा क्योंकि काम बढ़ चुका है। तो जिस तरह जूलियन ने उनको जूनियर रखा था अपना, उन्होंने जूनियर लॉयर के लिए, जूनियर के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला कि मुझे जूनियर वकील चाहिए। उसी सिलसिले में वो कई लोग आके मिले लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तभी एक आदमी उनके लंच के टाइम पे आता है और उनको उनके जो प्यून रहते हैं बाहर कार्ड, वो बोलते हैं कि एक आदमी आए हुए हैं लेकिन इमरजेंसी उनके पास टाइम कम है, वो जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए 2 मिनट टाइम आपसे लेना चाहते हैं। उनको लगा कि इनको बुलाए कि नहीं बुलाए, फिर बोले ठीक है भेज दीजिए। वो आदमी जब गेट से एंटर होते हैं तो गेट से एंटर होने के बाद बोलते मैं कम इन, बोले यस यस आइए।
और आते समय सोचते थोड़ा साइन कर, जो बिजी आदमी होते हैं तब तक सोचते कुछ साइन वाइन कर ले। तो जब वो आदमी घुसते हैं तो मुस्कुराते हैं उनको देखते हुए, एक नजर उधर देखते हैं तो वो आदमी को देख के उनको थोड़ी ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो आदमी एक ड्रेस पहने हो जो यहाँ से कट है, तो यहाँ से कट है तो उनके मसल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, हाथ के चेस्ट बाहर पेट अंदर वो उनको दिखाई दे रहा है, और उनको लग रहा है अरे इतना अच्छा फिजिक, मेरा भी ऐसा फिजिक रहता कितना अच्छा लगता है। उनकी आंखों में चमक, और वो सोचते ये जरूर कोई लॉयर होंगे जो कि हमसे कुछ सलाह लेने आए होंगे, लेकिन इसको हम अपना सलाहकार या जूनियर नहीं रखेंगे, नहीं तो लोग इससे ही प्रभावित होंगे, हमसे नहीं। मन में इससे ऐसी भावना आती है थोड़ी सी। जब तक ये सब वो सोच ही रहे हैं तब तक वो अगला आवाज आता है, क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे जॉन? तो ये आवाज उनको पहचानी से लगती, तब वो ध्यान से देखते हैं और वो अपने सीट से लगभग उछल के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं जूलियन सर आप। तो जूलियन जब गए थे तो वो उस समय वो 45 अराउंड थे और लगते थे 60 पार। अब 2 साल बाद करीब लौट के आए हैं और अब लग रहे हैं वो 38 के 30s के लग रहे हैं करीब। तो वो बोल रहे आप में इतना परिवर्तन कैसे आया? पेट अंदर, मसल्स अच्छा, आपकी बातों में जो है पहले बात में चिड़चिड़ापन झलकती थी, अब बात भी इतना शांत, इतने आप बदले कैसे? और वो बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछते हैं कि आप गए कहां थे, हमको बताया क्यों नहीं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं एक साथ। तो वो कहते इतना बचपना ठीक नहीं है, डोंट बिकम सो चाइल्डिश जॉन, आई हैव रिटर्न हियर टू टेल एवरीथिंग। मैं आया हूं सब कुछ बताने के लिए, इसलिए मैं लौटा हूं। आज थर्सडे है, मतलब उस कहानी के अनुसार आज थर्सडे और सैटरडे नाइट में आपके आऊंगा, क्योंकि संडे कोर्ट बंद रहेगा। तो मैं सैटरडे आऊंगा और मैं अपनी सारी बात आपको बताऊंगा। अब वो चले जाते हैं और यहाँ जूलियन, जो जॉन है, वो सोच रहे हैं कि जूलियन कहाँ गए थे, हमको लगता है कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराए इसीलिए चेहरे में इतना चमक है, इतना चेहरा इस उम्र में इतना चेहरे में चमक होता नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बात है, कहीं जिम ज्वाइन किए थे, कौन ट्रेनर मिला उनको जो इतना फिट हो गए वो, और जरूर उन्होंने बातचीत करने की भी शैली कहीं से सीखी है। बहुत कुछ सोच रहे हैं। जिस तरह सैटरडे नाइट आता है, क्योंकि मैं कहानी को थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि मेन चीज जो मुझे बताना है वहां तक पहुंचना है। सैटरडे नाइट जब वो जूलियन वहां आते हैं तो फॉर्मल सारी बात होने के बाद वो बताते हैं कि जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो 2-3 घंटे बाद ही मैं पूरे होश में था, लेकिन मुझे किसी मिलने नहीं दिया जाता, तो मैंने एक आदमी से मुलाकात की जो दुनिया का सबसे कीमती आदमी था। जॉन पूछे किससे? बोले खुद से। बहुत लोग अपने आप से मुलाकात ठीक से नहीं कर पाते हैं, उसको बहुत लोग मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, और वो आप सभी को भी करना चाहिए। तो बोले जब अपने आप से बात किए तो हम इवैल्यूएट किए अपने जीवन को कि हम कहाँ थे, कैसे थे और क्या करना चाहिए। तो बोले अगर इस हार्ट अटैक में, जो कि सीवियर हार्ट अटैक था, इसमें 99% चांस था, डॉक्टर ने कहा डेथ का, थर्ड अटैक था, तो मुझे लगा कि अगर मैं मर गया होता तो मेरे जीवन का क्या होता, मैं किस रूप में जाना जाता और मेरा जीवन क्या था। क्योंकि मेरी पत्नी जेनियफ मेरी बेटी लूसी के साथ गुस्सा कर घर से चली गई थी मेरे व्यवहार के चलते। वो एक जगह टीचर हैं और अपनी बेटी को अपने ही स्कूल में पढ़ाती है। मेरे मम्मी पापा जो है वो कई दिन पहले ही वो अपने आप स्वेच्छा वृद्धाश्रम चले गए मेरे व्यवहार से नाखुश होकर। तो आखिरकार ये सब कुछ किसके लिए? और यही कारण था कि मैं उस दिन जल्दी चला गया, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने मम्मी पापा जाना था, उनको मैं घर ले आया हूं और अपनी पत्नी से मैंने माफी मांग ली और पत्नी और बेटी भी अब मेरे साथ सहस रहने लगे और सब मेरे बदलाव से खुश है। क्योंकि सब चाहते हैं, जो भी आपसे प्रेम करते हो क्या चाहते हैं, आप सफल हो लेकिन साथ में खुश भी रहें, स्वस्थ भी रहें, हेल्दी रहें। आपसे जो लोग भी प्यार करते हो क्या चाहते हैं, आप हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? हम अगर करोड़ों कमा ले लेकिन हम बीमार रहेंगे तो क्या यह सही जीवन है सही जीवन? तो बोले कि मैंने सारी संपत्ति बेचकर, और इसलिए आपको नहीं बताया कि आप मुझे जाने से रोक सकते थे, और मैं गया एक ऐसे मिस्टीरियस जगह पर जिसका नाम है शिवाना। ये हिमालयन रेंज में है, भारत के, इंडिया के हिमालयन रेंज में शिवाना एक जगह है, और वहां पर बहुत कम संसाधन में लोग रहते हैं और हैप्पी और हेल्दी लाइफ और लंबा जीवन जीते हैं। इसी तरह का एक और जगह है ओसिनाका आइलैंड में है, जापान में, जहां की लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा। उसके लिए एक किताब इकिगाई, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल इसको हम लोग पूरा करते हैं।
तो उन्होंने बताया कि मुझे वहां पर रहने के बाद 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मिले, जैसे 7 दिन होते सप्ताह के, तो 7 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मिले, जो कि एक काल्पनिक कथा में था छुपा हुआ। अब इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी, कैसे उनको मिला, वो कैसे हिमालय भटके, कैसे यहाँ की भाषा सीखे, किस तरह से उस जगह पहुंचे, कैसे उनको योगी रमन नाम के एक आदमी मिले जिन्होंने उनकी हेल्प की। तो ये सारा कुछ लंबी कहानी, उसको मैं स्किप कर रहा हूं और आ रहा हूं सही जगह पर, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है। तो यहां पर 7 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एक फेबल में, काल्पनिक कथा में है। तो थोड़ी देर के लिए जूलियन ने जॉन से कहा कि थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, को जो मैं कहानी कहूंगा वो हो सकता है तुम्हें बच्चा ऐसा लगे, लेकिन उसको थोड़ा कल्पना में लो। तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट। और चिंता मत कीजिए, मैं आके थप्पड़ नहीं मारने वाला हूं। आंखें बंद। और कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में हैं। इमेजिन, कुछ बच्चे आंख खुल के कल्पना कर रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, अंदर देखिए थोड़ा। आप दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे में हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। अपनी ओर से कल्पना कीजिए, कोई भी कल्पना कि इतना एक सुंदर बगीचा कैसा होगा। उस सुंदर बगीचे में आप घूम रहे हैं, चारों ओर फूल की क्यारी है, लंबा चौड़ा बगीचा, आप घूम रहे हैं, गोल सा बगीचा है, और आप सेंटर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब आप सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो आपको दूर से ही दिखाई देता है एक लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब एक बड़ा सा टावर है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है, सीढ़ियां साइड से लगी ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे कुतुब मीनार है उस तरह का। और उस टावर से आप सोचते हैं कि अगर हम यहां पहुंच गए, अगर इस टावर पर पहुंच गए तो वो पूरा बगीचा एक साथ दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो जो मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है बहुत ही लंबा चौड़ा है। अब आप महसूस कीजिए कि आप लाइट हाउस पर पहुंचे हैं। लाइट हाउस के ऊपर से आप पूरे बगीचे को एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं, तभी लाइट हाउस जो नीचे से बहुत चौड़ा है और उसमें बड़ा सा गेट लगा हुआ था, वो गेट खुलता है और उसमें 9 फीट 9 इंच लंबा, काफी लंबा और बहुत ही भारी एक सुमो रेसलर निकलता है। सुमो रेसलर जापान के वो रेसलर होते हैं जो काफी भारी होते हैं, तो सुमो रेसलर निकलता है। उस सुमो रेसलर, आपको कल्पना करते रहना है, मैं बाद में पूछूंगा इसलिए ध्यान से कल्पना करना। उस सुमो रेसलर ने पिंक केबल वायर से बना हुआ एक शॉर्ट्स पहना हुआ है, पिंक केबल वायर से बना हुआ एक शॉर्ट्स। वो वायर ऐसा है जिसके पतले से पतले धागे से पूरा हाथी बांधा जा सकता है, वो पिंक केबल वायर वो लपेटा हुआ है, और वो धम धम करके आगे बढ़ रहा है। जब वो आगे बढ़ रहा है तो आपको लगता है कि ये पूरे धरती को हिला रहा है, लेकिन तभी आप देखते हैं कि उसके पैर के नीचे कुछ आने वाला है, पैर के नीचे कुछ तो आने वाला, चमकीला सा। वो चमकीला सा चीज और कुछ नहीं, एक गोल्डन स्टॉप वॉच है, एक गोल सा स्टॉप वॉच जो सेकंड के हजारों हिस्से तक को भी दिखा सकता है, ऐसा एक स्टॉप वॉच है वहां। और जैसा कि आपको संभावना लग रही होगी, उनका पैर उसी गोल्डन स्टॉप वॉच में पड़ता है, क्योंकि वो अहंकार के साथ ऊपर देख रहे हैं। और जैसे वो पड़ता है, पैर फिसलता है, वो धम की ध्वनि के साथ गिरते हैं पीछे की ओर, और आपको ऐसा लगता है कि अब वो शायद नहीं उठ पाए क्योंकि बहुत भारी थे और पीछे की ओर गिरे हैं। लेकिन वो जहां गिरे थे वो थी डीप रेड रोजेस की क्यारियां, डीप रेड रोजेस की क्यारियां। वो ऐसी क्यारी आप भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन की वो जो फूलों की क्यारी है डीप रेड रोजेस की, उसमें कहीं कांटे नहीं है, फूल भी मुलायम, पत्ते भी मुलायम और डाल भी मुलायम। ऐसा घना घना पेड़ है डीप रेड रोजेस का, जिस पर गिरने के बाद वो पूरा मसला जाता है, लेकिन मसलने के बाद और ज्यादा सुगंध दे रहा है। और उस सुगंध से उस सुमो रेसलर को एक नई एनर्जी मिलती है और वो धीरे से खड़ा होता है। इस बार वो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उनको जीवन का सारा सुख मिल चुका है। पहले जो अहंकार था, पहले जो चेहरे में स्ट्रेस था, वो सब दूर हो चुका है, और अब वो एक पथ पर, एक रास्ते पर जा रहे हैं जो पूरे बगीचे से बाहर की ओर सीधा जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। और वो है द गोल्डन पाथ, सोने का रास्ता, सोने का बना हुआ पूरा रास्ता, गोल्डन पाथ, सोने का बना रास्ता जिसके चारों हीरे मोती है। लेकिन उस सोने और उस हीरे मोती से कुछ मतलब नहीं है, और वो सुमो रेसलर चला जा रहा है। अब आप आंखें खोल सकते हैं।
जूलियन कहते हैं जॉन अब आप आंखें खोल सकते हैं। ये कहानी मुझे वहां के सबसे बड़े संत ने सुनाई थी जहां मैं गया था, और जहां पर लोग 100 साल से ऊपर जीते थे और सभी स्वस्थ थे। 100 साल में जीने के बावजूद आंखों में चश्मा नहीं था। 100 साल तक जीने के बावजूद जो है वो हैप्पी थे और हेल्दी भी थे। और अधिकतर संत तो लगता था कि शरीर जब थोड़ा काम कम करने लगता था तो अपनी स्वेच्छा से ही प्राण त्याग करते थे, जिसको हम लोग समाधि कहते हैं, एनलाइटमेंट। जो योग का अगर मार्ग पढ़ेगा, अष्टांगिक मार्ग, तो वह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो लास्ट स्टेज में वो खुद से जाते थे। तो उन्होंने ये कहानी जब सुनाई तो जिस तरह से जॉन तुम सोच रहे हो कि इस कहानी में क्या है, मैं भी सोच रहा था इस कहानी में क्या है, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या की तो पता चला पूरे जीवन का सिद्धांत इसी कहानी में है। तो क्या जॉन आप तैयार हैं इस कहानी के सिद्धांत समझने के लिए? जूलियन पूछते हैं, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग तैयार हैं? एक एक करके मैं बताता हूं। अब ये 7 सिंबल है। पहला सिंबल इस कहानी में क्या था, ध्यान से सोचना। पहला सिंबल द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, याद आ रहा है? पहला सिंबल क्या है? द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है क्या? तो पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा क्या हो सकता है? तो वो है हमारा दिमाग। द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन इज आवर माइंड। ये इस पे लिखने वाला कुछ है क्या हम लोग के पास? नहीं है, कोई बात नहीं, यहां लिखो, क्योंकि मैं पूछूंगा द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन क्या है? दिमाग। तो जॉन जूलियन से पूछते हैं, हो सकता है आप लोग पूछना चाह रहे हो, जॉन जूलियन से पूछते हैं कि ये कैसे? बोले कि कोई भी माली के पास चल जाइए, आप लोग भी चल जाइएगा किसी भी माली के पास, गार्डनर के पास, और बोलिएगा ये आपका बगीचा सुंदर कैसे बना है? तो क्या बताएंगे कि बेटा हम फूल लाए थे कहीं से, फूल का पेड़ या फूल का बीज लाए थे और यहां लगाए थे। लेकिन सिर्फ लगा देना काफी नहीं था, उस पर थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा था, और कुछ कुछ चीजें बिना चाहे उग रही थी, खर पतवार ये सब उग जा रहा था, घास वास अपने आप आ जा रहा था, उसको हटाना भी पड़ता है, तो वही सारा एनर्जी लेने लगता है मिट्टी का। तो 2 चीज है, अच्छे फूल के बीज लगाना और खरपतवार को हटाना, इसी से बगीचा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यही हमारा माइंड है। अच्छे चीजों को हर जगह से लाना और खराब चीजें जो आ रही है उसको हटाना। जो अच्छे चीजों को लाना और खराब चीज को हटाना। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन क्या है? माइंड। अभी हम लोग बैठे हैं, थोड़ा देर के लाइन चल गया था, कैसा लग रहा था? थोड़ा गर्मी लग रही थी। किसी के माइंड में आया होगा ना कि ऐसे ऐसे पंखा झलने से अच्छा है कि एक स्विच दबाओ पंखा चले। किसी के माइंड में आया तब नहीं ये है, किसी के माइंड में आया तभी तो लाइट है, किसी के माइंड में आया तभी तो ये कैमरा है, किसी के माइंड में आया तभी तो ये मोबाइल है। यानी मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन क्या है? हमारा दिमाग। तो बोले बेटा दिमाग को अगर ठीक करना है, तो उन्होंने कहा कि दिमाग को ठीक रखना है तो हमको सिवाना के संतों ने 2 वैदिक श्लोक बताए हैं। पहला है आनो भद्रा कतो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। अच्छी चीजों को हर जगह से आने दो, चाहे वो LKG का छोटा बच्चा बोले, आपके बराबर का दोस्त बोले, या आपसे बड़े बोले, अच्छे चीजों को हर जगह से आने दो। और दूसरा होता है नेति नेति, ना इति ना इति, जो गलत है उसको अस्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मैं इतनी सारी बात बोल रहा हूं, आप ले रहे हैं, बीच में मैं 2-4 गालियां बोल जाऊं तो वो भी ले लेंगे क्या? उसको नहीं लेना है तो वो अस्वीकार भी करने आना चाहिए। नेति नेति ये मेरे काम का नहीं है। और ये कंप्यूटर तो आप लोग सब जानते होंगे, मोबाइल भी जानते हैं सब। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ब्रेन के सिद्धांत पे ही काम करता है। ब्रेन में जैसे मेमोरी डाली जाती है तो वो आउटपुट में बाहर आता है। अभी मैं कहानी सुना रहा हूं, कहीं मैंने पढ़ा तो बाहर आ रहा है, अगर मैं नहीं पढ़ा तो बाहर आता क्या? नहीं आता। तो आपका गीगो का सिद्धांत है, जो कि चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने दिया था, GIGO, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा बाहर आएगा। अगर कोई फाइल बनाए उसमें सारा कुछ, अगर एब्यूजिंग वर्ड, गालियां लिख दिए, फाइल ओपन करो तो वही आएगा। और अगर हमने रामायण और महाभारत सेव किया है, गीता कुरान सेव किया है, फाइल में ऑन करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि जो डालोगे वही बाहर आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो यानी कि आपको ब्रेन को ठीक करना है तो प्रोसेस क्या है? अच्छी चीजों को ग्रहण करते रहो, स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है अच्छी चीज उसको लेते रहो। और कुछ कुछ बाहर गुजरोगे, कुछ लोग गलत लोग मिलेंगे, कुछ लोग नशा करने वाले लोग मिलेंगे, कुछ लोग गाली गलौज वाले लोग मिलेंगे,
कुछ लोग अनावश्यक रूप से गलत करने वाले लोग मिलेंगे, आप कुछ किसी का बिगाड़े भी नहीं तो भी आपके बारे में बुरा बोलने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों को अस्वीकार करना, नेति नेति नाइति नाइति। फोकस्ड रहोगे जब तो आगे बढ़ोगे। फिर अब सेकेंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड से आप जा रहे थे तो बीच में क्या मिला था आपको? लाइट हाउस। पहला समझ गए? तो आज से कसम खाओ कि अपने ब्रेन को देखेंगे कि हम हमेशा बेहतर कैसे बनाएं। तो जब भी कोई आपसे किसी की शिकायत करे, कुछ गलत बोले, तो ब्रेन को बोलो ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मान लीजिए ये दो बात करी इसके बारे में, यहां नहीं है, तो कुछ भी बात करी उससे तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ रहा है, ये लोग का टाइम पास हो रहा है। और आगे मैं बताऊंगा टाइम का क्या कीमत है। तो सेकंड क्या है? लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस क्या है? जहां से पूरा बगीचा दिखाई दे रहा है। तो पूरा जीवन आपका किसके इर्द गिर्द चलना चाहिए? लाइट हाउस के इर्द गिर्द। वो लाइट हाउस है एम ऑफ लाइफ। क्या है? अगर कोई अभी तक लक्ष्य नहीं बनाए हो जीवन में, तो जीवन में एनर्जी आधी रहेगी, उसका मजा भी आधा रहेगा। जॉन बोले कैसे? तो जूलियन ने एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग वो एग्जाम्पल से रिलेट करना। बोले क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है? बोले हाँ बहुत पसंद है। आप में से किसको फुटबॉल अच्छा लगता है? वहां तो है जिसको फुटबॉल अच्छा लगता है कुछ लोग। चलो तो हम लोग फुटबॉल का अगर एग्जाम्पल हटाते, क्रिकेट किसको अच्छा लगता है? थोड़ा ज्यादा हाथ उठा है, समझ में भी आता होगा, लेकिन हाँ दोनों चीज समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम्पल जरूर समझ में आ जाएगा। अब इस फुटबॉल का एक मैच का अनाउंसमेंट चालू होता है टीवी में, हर जगह, कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो 30 रैंकिंग है, वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट 30 रैंकिंग प्लेयर्स हैं, कुछ फ्रांस के हैं, कुछ ब्राजील के हैं, कुछ अर्जेंटीना के हैं, कुछ जापान के, सबको मिला दिया गया है और एक मैच होने वाला है, 15 इधर और 15 उधर, यानी टॉप 1 इधर, टॉप 2 इधर, टॉप 3 इधर और टॉप 4 इधर, और उस 30 के बीच मैच होगा और एक बड़े से स्टेडियम में होगा। आपको क्या लगता है स्टेडियम का टिकट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? आईपीएल में जब वर्ल्ड का कुछ नामी प्लेयर रहता है तो इतना लोग देखने चल जाता है, वहां तो वर्ल्ड का नामी प्लेयर का 2 ही टीम बना है, सब आएंगे देखने। जूलियन बोलते जॉन सभी आते स्टेडियम में देखने और काफी महंगा टिकट बिकता है, सब बैठने के लिए, सब देखने के लिए बैठ चुके हैं चारों ओर, और मैच शुरू होता है। लेकिन मैच में एक चीज सिर्फ मिसिंग है, गोल चूना डला हुआ है, उसका सेंटर में एक गोल है, वहां से रेफरी विसिल मारता है और मैच स्टार्ट हो जाता है। मिसिंग है सिर्फ गोल पोस्ट। मिसिंग क्या है? गोल पोस्ट। गोल पोस्ट नहीं है। इस मैच को एंजॉय कौन करेगा? क्योंकि पास दे रहा गोल गोल घूम के एक ही जगह आ रहा है, गोल गोल घूम रहा है वहीं आ रहा है, पास दे रहा, फायदा क्या है? बहुत अच्छा पास दिया, बहुत अच्छा किक मारे, उसको कितना देर देखिएगा? क्योंकि मैच का मजा तभी जब उसमें गोल पोस्ट रहे, तभी तो एम है कि किसी भी तरह से लाके उस गोल पे मारना है, गोलकीपर से बचाते हुए उस गोल पोस्ट पे गोल करना है, यही ना मकसद है। अब क्रिकेट का मैच हो और पूरा स्टेडियम भरा हो, टॉप टॉप सारे प्लेयर हो, और उसमें सिर्फ विकेट दोनों का स्टंप हटा दिया जाए, अब खेलो। स्टंप दोनों का हट गया तो क्या खेलो? आउट होने का कोई मतलब नहीं, बॉलिंग कहां से करेंगे वो पता नहीं, बैटिंग कहीं भी खड़ा, हाँ फेंको ना रे, तो उसको कौन देखेगा? उसी तरह लाइफ है बेटा, लाइफ में अगर आपका कोई गोल नहीं है, मैं अधिकतर बच्चों से कहता हूं जिसका नहीं होता है क्लियर गोल, वो लाइफ में घूमते रहता है गोल गोल, कहीं पहुंच नहीं पाता है। तो लाइफ का एम कैसे बनाना है, तो इसी पार्ट में है, मैं जल्दी से बता रहा हूं आपको। लाइफ का आपका एम होना चाहिए SMART, स्मार्ट। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या? कि हमको करना क्या है? तो आपको पैसा कमाना है, लाइफ में अल्टीमेटली सबको तो पैसा कमाना है, तो उसमें मजा कहां है? मान लीजिए मैं यहां बता रहा हूं आपको स्टोरी, लेकिन मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, कहां आ गए बच्चा लोग, फंस गए, तो ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं दे रहा है। और अगर मैं आपको बता रहा हूं और ये बच्ची लोग बड़ी ध्यान से मुझे देख रही है, ये बच्चा लोग बहुत ध्यान से मुझे देख रहा है, अब मुझे एनर्जी मिल रही है, चलो बच्चे सब मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो ये मेरे काम का है। तो काम का है और साथ में पैसा भी है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे टीचिंग के लिए पैसा मिलता है, और इसमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन भी है, तब फिर ज्यादा मजा है ना। तो आप ये खोजिए कि कौन सा काम आप करेंगे जहां पैसा भी हो और हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन भी हो। और एक बात याद रखना, जो चीज ये आपको समाज से छुपानी पड़ती है, उसमें मजा तो हो सकता है लेकिन लंबा नहीं जा सकता है। जैसे हो सकता है कोई को चोरी करने में मजा आने लगे, लेकिन ये सस्टेनेबल है क्या?
सिर्फ चोरी करके कोई लंबा जी सकता है? नहीं। लेकिन ये तो उदाहरण है ना कि सीसीएल में जॉब करके 60 इयर्स में लोग रिटायर हो रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। टीचिंग करते हुए हम लोग रिटायर होंगे, सर लोग रिटायर होंगे, तो क्या हुआ? सस्टेन कर रहा है। तो जो चीजें सस्टेनेबल हो वो भी देखना है। क्लियर? तो लाइफ का स्पेसिफिक होना चाहिए, एम यानी मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल जिसको हम नाप तौल कर सके, कितना कमाना है आपको, कितनी जरूरत है आपको, भी मेजर कर सके आप। बोले बहुत बहुत बड़ा आदमी बनना, बहुत बड़ा मतलब कितना? तो मेजरेबल हो। ए यानी अचीवेबल हो, जिसको अचीव कर सके। ऐसा एम मत बना लेना जो अचीवेबल लगे ही नहीं। हमको 5 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है, जबकि ह्यूमन वैसा बना ही नहीं है। अभी 9 पॉइंट समथिंग है, तो आप एम 9 बनाइएगा तो शोभा दे सकता है। रियलिस्टिक हो, SMAR, आर ए रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब जो रियल हो। अब जैसे 2 लड़के भी बाहर जा रहे हैं, पूछे कहां जा रहे हैं, बोले सर तारा को छू के आते हैं हम स्टार को छूने जाए, तारा छूने जाए। रियलिस्टिक है? अगर थोड़ा सा विज्ञान पढ़ेगा तो मालूम चलेगा सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 4.3 लाइट ईयर लगेगा। अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे तो लाइट के 4.3 ईयर लगेगा लाइट की स्पीड से जाने पर, जबकि संभव नहीं लाइट की स्पीड से जाना। तो रियलिस्टिक होना चाहिए। और टी यानी टाइम बॉन्ड, क्या चीज कब तक। जैसे अभी का एम क्या होना चाहिए जो क्लास 9 में कि 9 के आने वाले एग्जाम में हम अच्छा करें, ये नजदीक का एम यही होना चाहिए। लंबा एम अलग होता है, देखो 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो नजदीक है वो, लॉन्ग टर्म जिसको अचीव करना है। और बिना शॉर्ट टर्म अचीव हुए लॉन्ग टर्म अचीव नहीं हो सकता है। तो आपका एम ऐसा होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द जीवन चले, तभी उसका मजा है। तो जो 12 में है, 12 अच्छा करेंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। 12 अच्छा करना, उसके बाद का एम रहेगा लॉन्ग टर्म, कि हमको ये मजा आता है, ऐसा कॉलेज में जाना है, ऐसा करना है। और एक और बात जो 12 में उसको बता दे, अगर आप लोग, आज मैं लास्ट में अपना नंबर यहां दे दूंगा, कभी भी ऐसा होगा कि कहीं आपको लगेगा कैरियर काउंसलिंग के लिए कि कहां जाए और क्या कैसा एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग सलाह देंगे। फिलहाल स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जॉन कहते जूलियन से, चलिए 2 चीज तो मैं समझ गया। पहला, ब्रेन को थोड़ा हमेशा ठीक करते रहना, क्योंकि यही मेरा मास्टर है। ब्रेन ही आपका मास्टर है ना। आप यहां क्यों बैठे हैं? आपके ब्रेन ने कहा कि चलो सब कोई बोल रहे तो चलो बैठ ही जाते हैं। लाइफ जो लॉजिक और चॉइस, यानी लॉजिक लिया आपने, चॉइस किया कि आप बैठ जाए किसी भी कारण से, चाहे जो मजबूरी हो। ब्रेन ने तो कहा तभी बैठे आप, तो ब्रेन ही तो मास्टर हम लोग का। तो पहला उसको ठीक रखना। सेकंड क्या है? एक लक्ष्य बनाना, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई मजा नहीं है। अभी अगर बैठ ही गए तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैक्सिमम चीजें सीख जाना, जो चीज हम बताएं वो सीख जाना और लाइफ में अप्लाई करना। भूले नहीं, इसके लिए क्या करना है यहां नहीं लिखे, लेकिन अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं कि पहला था द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, वो था आवर माइंड। सेकंड था लाइट हाउस, का मतलब है एम ऑफ लाइफ, गोल बनाना लाइफ में। अब तीसरा क्या था? जब ऊपर गए तो नीचे दरवाजा खुल के कौन निकला? सुमो रेसलर। कौन निकला? जॉन पूछते जूलियन से, सुमो रेसलर कौन है? बोले सुमो रेसलर कहां होता है? तो बोले जापान में। तो जापान के लोग वहां पर भूकंप आने के बावजूद, खेती लायक जमीन नहीं होने के बावजूद, हिरोशिमा नागासाकी जैसे बड़े बड़े उनके शहर में एटम बम गिरने के बावजूद आज भी स्टेबल है। तो उनके लाइफ में कुछ तो है ऐसा जो उनको स्टेबिलिटी देता है। टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, मालूम है ना आप लोग को। टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, जबकि वहां पर अधिकतर भूकंप का एरिया है, वहां का स्टेबिलिटी नहीं लाइफ में। हमारे जैसा नहीं कि खेती लायक जमीन है, आराम से जी रहे हैं, बाढ़ भी कम आता है। झारखंड में बाढ़ भी कम है, भूकंप भी नहीं है, सूखा भी ज्यादा नहीं पड़ता, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी जिसको नहीं करना वो कुछ नहीं करता है, और जिसको करना वो हर हालत में कुछ ना कुछ करता है। तो जापान के लोग का क्या लाइफ स्टाइल है, उससे सीखने की जरूरत है। वही है सुमो रेसलर। सुमो रेसलर से मजबूत होना है तो जापानीज 5 टेक्निक्स आज मैं इस कहानी बता रहा हूं आपको। पहला है अर्ली अवेकिंग। जापान के लोग, अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अब सुबह जल्दी उठ गए आप, फायदा क्या है? तो हम लोग सबको प्रकृति ने बनाया है सुबह उठने ही के लिए। देख लेना, चिड़िया उड़िया को कोई अलार्म का जरूरत नहीं पड़ता, सुबह सुबह अपना चहचहाने शुरू। कोई भी जानवर लोग सुबह सुबह, अगर आपके घर के आसपास पालतू कुत्ता लोग देखिए सुबह सुबह मिलेगा तो पूरा खुश रहेगा। वो लोग सुबह सुबह पूंछ जोर से हिलाएगा, हो सकता है 2 पैर से आपके ऊपर चढ़ भी जाए अगर पालतू कुत्ता है तो। अगर कोई भी जानवर अपने आप ऑटोमेटिकली सुबह उठ भी रहा है और एनर्जेटिक भी है सुबह,
तो सुबह हम लोग का बेसिकली प्रकृति ने बनाया सुबह उठने के लिए, तो सुबह उठो। जॉन ने जूलियस पूछा सुबह उठ के करना क्या है, लास्ट तीनों सुबह उठ के करना क्या है, तो वो जवाब देते हैं कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। यानी मॉर्निंग रिचुअल्स मतलब ब्रश करना, वॉशरूम जाना, ये तो अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। पहला, अगर पसीना निकल गया बॉडी में एक बार सुबह सुबह, तो आपने 20% हेल्थ उसी समय हासिल कर लिया। तो आज से आप लोग जो है, क्योंकि मैंने कहा ब्रेन में क्या अच्छी चीजों को आने मत दो, उसको पालन भी करना है। तो आज से, कल से जब सुबह उठेंगे तो कुछ भी कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज। कोई जो जिम जाना जरूरी नहीं है, जिम जाना जरूरी नहीं, आप 10-20 पुशअप कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए जंपिंग कर सकते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस के लिए आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे कि 5 मिनट में क्या क्या करना चाहिए। मैं इस वीडियो के बाद भी कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि 5 से 10 मिनट में कैलिस्थेनिक्स क्या क्या एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि बॉडी फिट रहे। ठीक है। और जो स्पेसिफिक है, जो प्लेयर हैं, जो खिलाड़ी, जो प्रोफेशनल है, उनके लिए अलग बात है, उनके लिए फिर अलग करना पड़ेगा। हम लोग 3-3, 4-4 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर रहा हूं 10 साल। मैंने बिहार की ओर से फिर झारखंड की ओर से नेशनल खेला है वॉलीबॉल में, तो इसलिए जो है वो एक अलग चीज है, वो हम लोग ट्रेनिंग अलग चलता था। अब यहां पर थर्ड, सुमो रेसलर का पहला हो गया अर्ली अवेकिंग, दूसरा क्या हो गया, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर लिए और बाद में तेल मसाला पूरा बैठ के खा रहे हैं, ये हेल्दी होगा? नहीं होगा। तो पहला तो जल्दी तो उठो ही, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद वो खाओ जो हेल्थ के लिए अच्छा है। बायो के टीचर ज्यादा अच्छा समझाएंगे, लेकिन मैं सिंपल में बता रहा हूं, वो सारी चीजें खाइए जो हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। नेक्स्ट, तेल मसाला जो होता है वो स्वाद के लिए अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, उससे थोड़ा दूर रहिए। चना, मूंगफली, मूंग, ये सब अगर रात में फुला लिए और सुबह सुबह खा लिए, या एक दिन और कपड़े में बांध के उसको अंकुरित कर लिए, तो बहुत अच्छा होता है, जिसको हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, उसको खाना। रफिन्स खाइए, माने कि आटा ठीक है लेकिन मैदा ठीक नहीं है। आटा में भी अगर कम चला हुआ आटा है तो वो ज्यादा अच्छा है। तो जापानीज लोग सी फूड खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो खाइए जो हेल्थ के लिए अच्छा है। पहला क्या, सुबह जल्दी उठिए, लाइन से सोचिए, सुबह जल्दी उठ के क्या किए, एक्सरसाइज किए, एक्सरसाइज के बाद कुछ अच्छा खाए, बीच में नहाना वाना भी है, वो आपको अपने सोचना है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ब्रश भी करना बेटा तो ये आपको खुद सोचना है। और ये 3 चीज करने का चौथा कहते हैं उन लोग की लाफ एवरीडे, हंसा भी करो, लेकिन हाँ याद रखना जरूरत पर ही हंसा करो, कुछ जरूरत खुद पैदा करो। कभी चुटकुले खुद सुन लिया करो या सुना दिया करो दोस्तों को, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम बिताओ, हंसा भी करो। लाइफ एवरीडे, हंसा करो। और हंसने के लिए बहाने ना मिले तो 5 मिनट सबको बोल देना कि देखो 5 मिनट हंस रहे, बुरा मत मानना तुम लोग, साइड में कहीं म्यूजिक लगा लो, हंस लो, नहीं तो सब पागल समझेगा बिना कारण के हंसोगे तो। और एग्जाम्पल के लिए हंसना अगर है तो हाथ उठाओ थोड़ा, अभी उठा लो थोड़ा, और लंबी सांस लो ऐसे हंस सकते हो। शुरू में एक्टिंग में हंसोगे, बाद में हंसने लगोगे, शुरू में एक्टिंग में हंसोगे, बाद में हंसने लगोगे। शीशा सामने बैठो तो और जल्दी हंसी आएगी। ये हो गया लाफ एवरीडे। लिसन म्यूजिक, एक इंसान ऐसा है जो म्यूजिक क्रिएट भी कर सकता है, लेकिन आपको विज्ञान बताता है कि म्यूजिक इवन एनिमल्स को पसंद है, इवन प्लांट्स को पसंद है। जहां म्यूजिक बजता है, अगर लाइट म्यूजिक बज रहा है जहां, वहां प्लांट्स भी जल्दी ग्रो करते हैं। ये प्रयोग से पता चला है, बहुत सारे तरह के प्रयोग हुए, उससे पता चला है। अब लिसन म्यूजिक। और लास्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट, जब जरूरत हो उस समय रेस्ट भी लिया करो। प्रॉपर रेस्ट मतलब आपको सोने के कुछ तरीके मैं बता रहा हूं, तुरंत उसको आज से अप्लाई करना। अगर नींद नहीं लग रही, आपको सुबह जल्दी उठना है, तो बॉडी को हाथ पैर फैलाओ, आराम से लंबी गहरी सांस लो, और हर एक सांस को छोड़ते समय मन में विश्वास करो कि शरीर और ढीला और शांत हो रहा है। मन में विश्वास करो और उसको काउंट करो। 1, थोड़ा और ठीक हुआ, 2, और थोड़ा ठीक लग रहा है, 3। जब उसको काउंट करोगे तो 20-30 तक बॉडी और शरीर पूरा, मन सब ढीला, स्ट्रेस फ्री, और नींद भी आ जाएगी। लंबी गहरी सांस से ऑक्सीजन ज्यादा भरेगा, आप हेल्दी भी रहोगे। तो इसको पालन किया करो, ठीक है। अब हम लोग, सुमो रेसलर जब बाहर निकला तो उसके शरीर पर क्या बंधा हुआ था, पिंक केबल वायर से बना हुआ शॉर्ट्स।
तो इतना भारी भरकम आदमी को कंट्रोल करने के लिए कुछ तो चाहिए जो कंट्रोल करे उसको। यही है डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। अब कुछ बच्चे अभी उठ के धीरे से गए, कुछ हो सकता है जाना चाहते हो लेकिन बैठे हो ये सोच के कि कुछ तो अच्छा मिल रहा है ब्रेन को, तो कुछ तो जो अच्छा मिल रहा है। डिसिप्लिन क्या है? जब आपके मन लायक कुछ नहीं भी हो रहा हो लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा है तो आप वो काम करते हैं, भले वो मन लायक हो या नहीं हो। पढ़ना हर किसी के लिए मन लायक होता है क्या? 80% को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को भी जो सफल होते हैं, जो सफल होते हैं। यूपीएससी कंप्लीट करना, जो मेरे एक दो स्टूडेंट है, लोग बताते हैं कि बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ने में क्योंकि बहुत तरह की चीजें याद रखनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे ब्रेन को कहते हैं हम लोग कि जितना ज्यादा स्ट्रेस की आदत पड़ जाएगी आगे लाइफ उतना आसान होगा। याद रखना, लाइफ दो चीजें चलती है, प्ले नाउ एंड पे लेटर। अभी खेल लो, मौज मस्ती कर लो, तो उसका चुकाना कब पड़ेगा कर्जा? बाद में। या अभी पे नाउ एंड प्ले लेटर, अभी पे कर दो तो बाद में खेल सकते हो, बाद में एंजॉय कर सकते हो। देखो अंतर कितना है। आपका जीवन 70 तो होगा करीब, अधिकतर लोग तो 70 जीते होंगे ना, आपके बस्ती में गांव में देखना 70-70 जीते होंगे लोग। कुछ लोग जल्दी भी डेथ कर जा रहे हैं लेकिन 70 मान के चले, कुछ लोग तो 80-90 भी जी रहे हैं। तो 70 अगर मान के चले, 50 का तो मैं हो गया, तो 70 अगर हम लोग मान के चले, 60 में रिटायर करेंगे हम लोग, 10 साल में मैं रिटायर होऊंगा, तो 70 अगर मान के चले, अभी कितना आप हो रहे होंगे? 14, 15, 16, 17 इतना ही होंगे ना, 18 हो सकता है, 19 रेंज में कोई, 19-20 रेंज में कोई, जैसे ज्यादा उम्र में कोई पढ़ रहे तो 20। अब ये 20 में 5 साल अगर पे कर दे, 25 साल तक स्ट्रगल कर दे, तो 70 में कितना गया? 25, उधर 45 बाकी है। आप 45 इंजॉय कर सकते हैं, यानी 45 में आप जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए अच्छा कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। और यहाँ 5 अगर इधर वाला, जो इधर 5 वाला है, 5 से 7-8 साल इधर का, आप लोग के लिए थोड़ा ज्यादा क्योंकि आप लोग 9 में है, 12 वाले के थोड़ा कम क्योंकि आप 12 पहुंच गए। इतना अगर पे कर दे, पहले प्ले के लिए कितना टाइम है? फिर 45 ईयर्स। तो देख लो अगर समझदार हो तो किधर जाना है, किधर जाना है देख लो। तो वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ये कहता है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे वो करना है जो आपके लिए अच्छा है। अच्छा लगे या ना लगे सेकेंडरी है, अच्छा है कि नहीं वो प्राइमरी है। तो जो अच्छा लगे वो करना है या जो अच्छा है वो करना है? जो अच्छा है वो करना है। यही चॉइस डिसिप्लिन बताती है। जैसे मैं बता रहा हूं अपना, मुझे साग का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, साग खाने मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं साग खाता हूं। और जब चावल दाल सब्जी और साग होता है तो मैं सबसे पहले साग खा जाता हूं और थोड़ा पानी पी लेता हूं, चलो ये हेल्दी वाला गया, अब टेस्ट लेते हैं। क्यों? वो डिसिप्लिन है। खाना वो है जो हेल्थ के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज करने में मुझे मजा नहीं आता है, पुशअप जब मैं मारता हूं तो 10 के बाद हाथ जाम होता है, लेकिन आज भी मैंने 50 पुशअप्स किया है। आज भी मेरा 50 पुशअप 50 सिटअप्स डेली का मिनिमम एक है कि वो करना ही करना है, जल्दी जल्दी में भी करना नहीं करना है, वो आज भी मैंने किया है। तो क्यों किया है? अच्छा लग रहा था क्या? नहीं, अच्छा है, अच्छा है इसलिए। तो ये है डिसिप्लिन, बांध के रखने के लिए। सुमर रेसलर बन तो गए लेकिन बांधे हुए नहीं हो तो फिर कोई काम का नहीं है। डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। और सिवाना के जो संत थे जहां वो गए थे, बोलते वो डिसिप्लिन मेंटेन करने लिए क्या करते थे, जब भी कुछ अच्छा चीज करना चाहते थे वो पूरे घर में और पूरे समाज में ऐलान कर देते थे। उससे फायदा क्या होता था? एक प्रेशर होता था। जैसे मान लो तुम अपने सब दोस्तों को कह दे कल से देखना होमवर्क मेरा एक भी दिन नहीं छूटेगा, सबके सामने कह दिए तो एक इज्जत का भी बात हो गया, वह सबके सामने कह दिए हैं। जैसे आज मेरी कहानी सुनेगा तो कोई आपस में बात कर ले कि देखिए अब से हम बदल के दिखाएंगे, तो एक सोशल प्रेशर के लिए, डिसिप्लिन के लिए सोशल प्रेशर भी जरूरी है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब एक बार देखते कहानी कौन में कितना घुसा था। पहला था द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, उसका मतलब क्या है बेटा? माइंड, वेरी गुड। सेकेंड था टावर, लाइट हाउस, उसका मतलब क्या है? लक्ष्य, वेरी गुड। लक्ष्य एक पिक्चर है ऋतिक रोशन का, हाँ देख लेना, वो भी अच्छा है। थर्ड, नीचे से निकला सुमो रेसलर, वो क्या है?
जापानीज आर्ट ऑफ लिविंग। क्या है? जापानीज आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जापान के जीवन जीने की पद्धति। और पिंक केबल वायर क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में है कष्ट, लेकिन इसको रखना है मस्ट। रख लेना, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट, आगे उसके पैर के नीचे क्या आने वाला है? गोल्डन स्टॉप वॉच। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सबसे कीमती क्या है बेटा? समय। समय, समय नहीं है तो कुछ भी नहीं। एक लाइन मैं बोलता हूं, देखो, वक्त से वक्त की क्या शिकायत करे, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। सबने देखा मुझे, सबने चाहा मुझे, सबने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। और बाद मुद्दत के सब दोस्तों की तरह हमसे हंसकर मिले, क्योंकि वक्त की बात है। और वक्त बड़ा कीमती चीज है। और इसलिए 11-12 के बच्चों के लिए खासकर मैं बोलता हूं कि ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। और कल जवानी का हश्र क्या होगा, सोच ले आज 2 घड़ी के लिए, क्योंकि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। और हम लोग सबके लिए एक लाइन है कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए, क्योंकि वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो वक्त बड़ा कीमती चीज। हम लोग बैठे हैं, 1 करोड़ रुपया दे के भी पिछला 5 मिनट नहीं खरीद सकते, पिछला 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। अगर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, पूरा संपत्ति दे के बोले कि 1 सेकंड पीछे जाना है, तो पिक्चर में तो संभव है। पिक्चर में क्रिस में भी पीछे चल जाता था। एक टाइम करके पिक्चर साउथ का बना था, उसमें भी घड़ी से पीछे चल जाता था। वो पिक्चर में संभव, लेकिन रियल में संभव अभी नहीं है। इसलिए सबसे मोस्ट प्रीशियस थिंग है टाइम। और सर आइजैक पिटमैन, जिन्होंने शॉर्ट हैंड बनाया था, उनका कहना था, वेल मैनेज्ड टाइम इज द श्योरेस्ट मार्क ऑफ वेल मैनेज्ड माइंड। यानी कि आपका अगर टाइम मैनेजमेंट सही है तो माइंड मैनेजमेंट भी सही है। यानी लक्ष्य बना है, लेकिन कब तक क्या करना है अगर नहीं है तो टालते रहोगे। जैसे हमको पढ़ना है, लेकिन अगर मन में हाँ पढ़ना है, एक दिन पढ़ना है, वो एक दिन कभी नहीं आएगा, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। आज से करना है तब आएगा। जैसे आज बहुत अच्छा मौका है, क्या? आज त्योहार है। त्योहार के बावजूद अगर आप 5 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ लिए, आज अगर कुछ नया कर लिए, तो वो आपके लिए ज्यादा कीमती है। बोलेगा जब विपरीत परिस्थिति में तैर लिए, तो अब तो परिस्थिति आसान है, तो आराम से तैर सकते हैं। तो टाइम की कीमत को समझो। एक और मैंने इंग्लिश में कभी लिखा था, यूज इट, डोंट मिस यूज इट, डू यू नो इट, व्हाट इज इट? इट इज अ टाइम गोइंग अवे वेरी क्विकली, वेरी फास्टली पासिंग अवे, इट नेवर कम बैक, देयरफॉर द गॉड सेक यूज इट, डोंट मिस यूज इट। तो टाइम एक ऐसा चीज है जिसको कि हमेशा हमको उसकी कीमत को समझना चाहिए। उसके लिए एक लाइन याद रखना, जब भी कुछ करते रहोगे तो मन में सोचना, क्या इससे बेहतर कुछ किया जा सकता है? इसके लिए एक और सिस्टम है जो कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग अपनाते थे। और अभी जस्ट जो है मैं पढ़ रहा था किन्हीं की जीवनी, तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा था कि एप्पल के कौन थे वो, एप्पल के स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स का मैं पढ़ रहा था कि मैं जो रोज सुबह उठता था और जब मैं नहा के बाल झाड़ता था, तो अपने आप से पूछता था, स्टीव जॉब्स खुद से पूछते थे कि अगर ये मेरा आखिरी दिन होता तो हम कैसे जीते? अगर मेरा लास्ट डे होता, जैसे कि हम लोग कोई बता दे कि आज ये आखिरी है, तो तुम क्लास 9 में, तो क्या हुआ बेटा, आज ये आखिरी है तुम्हारा, अब आज गई, आज 12 बजे तो खत्म लाइफ। या 12 में जो है, आप बस बेटा, आज क्या नाम बेटा आपका? अंकित, अंकित बाबू। अगर ऐसा कोई बोल दिया और रियल में बोला और आपको लगा सही है, तो आप कैसा जीवन जीना चाहेंगे? कि एक ही दिन बचा तो हम क्या करें? तो कुछ लोग बोलेगा कि एक ही दिन बचा तो खूब एंजॉय करो, कोई बोलेगा जब एक ही दिन बचा है तो जो चीज वर्दी काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो फिनिश करें हम, ताकि आगे वाले जनरेशन को हम कुछ दे के जाए। तो वहां पर इस तरह से वो जीने का, तो आप टाइम की कीमत समझने के लिए सोचिए कि जहां कुछ कर रहे हैं उसमें वर्दी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब वो फिसले तो कहां गिरे? गोल्डन नहीं, डीप रेड रोजेस। कहां गिरे थे? डीप रेड रोजेस। अब वो मसले जाने के बाद ही सुगंध दे रहा है, मसले जाने के बाद ही क्या हो रहा है? सुगंध दे रहा है। तो ऐसा क्या है जो खराब होने के बाद, मसले जाने के बाद, दुख की कोई दे रहा तो भी सुगंध दे सकता है? उसी को कहते हैं सेल्फलेस वर्क, सेल्फलेस वर्क। अब जैसे मैं यहां आया हूं, ठीक है, हम लोग ये रिकॉर्ड जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जब हम लोग डाल देंगे वीडियो, तो यही बार बार हमको बोलना नहीं पड़ेगा। आप में से भी जो बच्चे नहीं आए हैं, वो भी अगर ये लिंक से देखेंगे तो उनको फायदा होगा।
मैं जहां शेयर करूंगा उन बच्चों को फायदा होगा, तो मुझे बार बार यही बोलना नहीं पड़ेगा। और ये वर्क क्या है, इससे कोई क्या आपसे एक भी रुपया लिया गया? आपसे लिया गया क्या एक्स्ट्रा? नहीं लिया गया ना, मुझे भी कहीं से नहीं मिला है आने के लिए। लेकिन आए क्यों है? क्योंकि मैं ये बात अपने स्कूल में तो बोलते रहता हूं अपने बच्चों को, लेकिन और बच्चों तक भी पहुंचना चाहिए। और ये रिकॉर्ड करने का एक मकसद है कि और लंबे जगह तक पहुंच जाए। तो ये एक तरह का सेल्फलेस वर्क हो गया। इसमें अगर स्वार्थ है तो क्या है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अच्छी चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये मेन है, मुख्य मुद्दा। तो सेल्फलेस वर्क जब आप करते हो तो अंदर से क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी गिरा हुआ है, कोई नहीं देखने वाला है, लेकिन आपको लगता है इसका जान चला जाएगा क्योंकि ये नाक जो है पानी की तरफ है, अगर इसको थोड़ा हिलाए भी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। कोई देखने वाला नहीं है, इवन वो भी बेहोश है, वो थैंक यू बोलने के लिए उठेगा, और आप उसको ठीक से ठीक करके चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपने क्या किया यहां? सेल्फलेस वर्क। क्या किया आपने? आपको जब जब याद कीजिएगा आपको सेटिस्फेक्शन होगा, जब जब याद कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। तो जब सेल्फलेस वर्क कोई करता है, जिसको कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म तुम्हारे बस में, लेकिन फल तुम्हारे बस में नहीं है। तो अच्छे कर्म ये सोच के करना कि इसका फल मेरे बस में नहीं है। मैं ये कहानी सुना रहा हूं, लेकिन मेरे बस में ये नहीं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई सोच रहा है कि अरे आज बड़ा खराब समय गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है किसी का बहुत अंतर आया हो सकता है कोई सामान ही रह जाए। लेकिन अपने ओर से एफर्ट डालो ये सोच के कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाइफ में होगा। सेल्फलेस वर्क का मतलब होता है कि दूसरों के लिए ये सोच के काम करना कि मेरा एफर्ट दूसरे के जीवन को बेहतर बनाए। यही है डीप रेड रोजेस, यही है डीप रेड रोजेस, सेल्फलेस वर्क। समाज के लिए आप जी रहे हैं तो कुछ समाज के लिए भी करना। जैसे आप लोग देख रहे हो एक दो भैया सतलोक पहने हुए टी शर्ट, व्हाइट कलर का टी शर्ट, उसमें सतलोक लिखा हुआ है। ये एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती है, जरूरतमंद बच्चों को फ्री पढ़ाती है। गांधीग्राम में, पिपराडी में और नवाडी में। नवाडी एक जगह है आगे, नरकी से आगे। तो यहां पर हम लोग पढ़ा रहे बच्चों को। तो सेल्फलेस क्या है? हाँ, थोड़ा स्वार्थ तो हर चीज में छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? समाज बेहतर होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा, एक स्वार्थ तो है ना। मैं आप सब बेहतर बनेंगे तो हम लोग किस समाज में जिएंगे? बेहतर समाज में। ये अगर सेल्फ है, सेल्फ अगर हाई है तो वो अच्छा है। भगत सिंह जो है, भगत सिंह का नाम सुना आपने? वो फांसी चढ़े तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ क्या है कि मेरा शरीर भले चल जाए, मेरा विचार जिंदा रहे। उनका लास्ट कथन था कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे न रहे। यानी उनका थॉट रह जाए, विचार रह जाए, और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रह जाए। नहीं तो वो माफी मांग सकते थे, और माफी मांगने पर अंग्रेजों ने कहा था कि फांसी माफ भी हो सकती है, उम्र कैद में बदल सकती है, लेकिन ज्यादा हाई लेवल का उनकी सोच थी। तो स्वार्थ, अगर स्वार्थी बनना भी है तो मेरे अनुसार स्वार्थी बनना भी है तो थोड़ा छोटा स्वार्थी मत होता, बड़ा स्वार्थी बनो। सिर्फ अपने लिए सोचना, छोटा स्वार्थ। अपने साथ परिवार के लिए सोचना, थोड़ा बड़ा स्वार्थ। परिवार के साथ दोस्तों के लिए भी सोचना, थोड़ा और बड़ा स्वार्थ। और पूरी दुनिया के लिए सोचना, बहुत बड़ा स्वार्थ, कि हम अपने पृथ्वी को बेहतर बनाएंगे। तो स्वार्थी बनना, थोड़ा बड़ा सा स्वार्थी बनो। और जब वो बन जाओगे तो तुम मसले जाने के बाद भी सुगंध दोगे। तब ईसा मसीह जैसा सूली पे टांगा जाएगा, लेकिन रोओगे नहीं, बोलोगे हे प्रभु इनको माफ कर देना क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तब गौतम बुद्ध की तरह पागल हाथी भी आप पे कोई छोड़ देगा तो आप परेशान नहीं होंगे। तब महावीर की तरह पत्थर भी मारे जाने पे आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप सेल्फलेस वर्क सीख गए हैं। तो जूलियन ने जॉन से कहा कि मैंने यही सीखा है, सेल्फलेस वर्क। ये कहानी मैं तुमसे जॉन शेयर कर रहा हूं इस शर्त के साथ कि तुम ये कहानी कईयों को शेयर करोगे। और उस नॉवेल में लिखा हुआ है कि जो इसको पढ़े और इन्फ्लुएंस होए, उसका ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो वही काम मैं पूरा कर रहा हूं इस कहानी के माध्यम से। आप में से भी कोई भी अगर सेल्फलेस वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भैया लोग एक नंबर लिख देंगे उधर, वो वहां जुड़ सकते हैं। लास्ट सबसे मेन चीज, वो रास्ता जिस पर हम लोग सबको चलना चाहिए, कौन सा रास्ता? गोल्डन पाथ। वो गोल्डन पाथ को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर कहानी खत्म होगी। गोल्डन पाथ है टू लिव इन वेरी प्रेजेंट, टू लिव इन वेरी प्रेजेंट। आपके लिए सबसे कीमती समय दुनिया का क्या है? अभी। इसलिए मैं कहता हूं
यस्टरडे इज ए हिस्ट्री, यस्टरडे इज ए हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट, टुडे इज ए गिफ्ट, दैट इज वाई वी कॉल इट प्रेजेंट। प्रेजेंट तो उपहार होता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं कि ये उपहार है। इसके लिए छोटी सी कहानी सुन लो, छोटी सी है। जब युधिष्ठिर जी पूरे भाइयों के साथ, पांचों भाई पांडव लोग जब जंगल में गए हुए थे, तो उस दौरान जो है उनको प्यास लगी, तो एक तालाब से पानी भरने के लिए अपने भाइयों को भेजे। सबसे पहले सबसे छोटा भाई सहदेव गए, नहीं लौटे, नकुल गए, नहीं लौटे, अर्जुन गए, नहीं लौटे, भीम गए, नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर खुद गए कि कहां है, पानी लाने जा रहा, सब लौट नहीं रहा है। तो देखे तालाब के किनारे चारों भाई बेहोश पड़े हुए हैं। सोचे लोग को पानी छीट के उठाते हैं, तो जैसे ही पानी को हाथ लगाए, एक यक्ष प्रकट हुए और बोले कि मैंने ही इनको बेहोश किया है। बोले क्यों? क्योंकि इसका नियम है कि यहां से जो पानी पिएगा उसको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तो बहुत सारे सवाल में से एक सवाल मैं आपसे शेयर करता हूं। यहां उन्होंने पूछा था कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? तो उन्होंने कहा था अभी। बोले क्यों? बोले क्योंकि कुछ भी करना है तो कब करना है? अभी में। मान लीजिए आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कब करेंगे? अभी। और कुछ बुरा करना चाहते हैं, कब करेंगे? कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं? और कुछ अगर अच्छा सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं? अभी। सब कुछ कहां हो रहा है? अभी। क्योंकि लाइफ में प्लानिंग कितना भी करो, शुरुआत कब करना होता है? अभी। और जब तक अभी नहीं सोचोगे करना, तब तक शुरुआत भी नहीं होगा। कुछ भी अच्छा करने के लिए शुरुआत करना होता है अभी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम है प्रेजेंट। और जो 100% अभी और यहां पर है, जो आप में से जो भी 100% अभी और यहां पर है, वो असल में पूरा जीवन जी रहा है। तो जब आप पूरा जीवन जीना चाहते हैं, तो अभी और यहां में रहने की कला सीखनी चाहिए। कैसे सीखोगे? कैसे सीखोगे? तो अभी में जी के, प्रैक्टिस करके। गौतम बुद्ध ने कहा था, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। हंसना, खेलना, दौड़ना सब एक ध्यान है। कब? जब आप अभी में रहने की कला जान जाते हैं, जब वर्तमान में रहने की कला जान जाते हैं, तो आपका जीवन हमेशा ध्यानमय होता है। यानी जो काम करते हैं आप मन से करने लगते हैं और ध्यान में करने लगते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस आए, बोलो क्या कर सकते हैं अभी? इसके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं अभी? और अभी में जीने सीखो। और जो प्रेजेंट में जीना सीख जाता है, वो पूरा लाइफ गोल्डन पाथ पर चलता है, ऐसे जैसे उसको सब सुख मिल चुका है। और जब प्रेजेंट में रहोगे तो बहुत चीज सीखने लगोगे। जब पढ़ो तो ये सोचो कि पूरा मन से पढ़ना है प्रेजेंट में रह के। जब खेलो तो सोचो कि पूरा मन से खेलना है। जब बात करो, सोचो आज अपनी पूरी बात अच्छे से रख देनी है। तो जब सब कुछ अच्छे से करोगे, आदत बन जाएगी प्रेजेंट में रहने की, तो अपने आप बेहतर जीवन जीने लगोगे। तो एक बार लास्ट रिवीजन मारते हैं। पहला था द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, क्या था? ऑफ माइंड। सेकेंड था लाइट हाउस, क्या था? थर्ड था सुमो रेसलर, जापानीज आर्ट ऑफ लिविंग। चौथा था पिंक केबल वायर, डिसिप्लिन। पांचवा था गोल्डन स्टॉप वॉच, गोल्डन स्टॉप वॉच पांचवा, वो क्या था? टाइम। छठा डीप रेड रोजेज, सेल्फलेस वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं निष्काम कर्म, बिना किसी कामना के कर्म करना। अच्छा होगा बुरा होगा नहीं, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए अच्छा कर रहे हैं। किसी के लिए अच्छा लग रहा है, अभी मैंने फेसबुक पे डाला था, हम लोग क्या किए थे कि जो गांधीग्राम के बच्चे जिनको हम लोग पढ़ाते हैं, उनको हर साल हम लोग कपड़े देते हैं त्योहार से पहले। तो हम लोग कपड़े पिछले बार दिए तो लोग थोड़ा उतना खुश नहीं थे। तो पता चला कि इसलिए क्योंकि इसको उसका अच्छा लग रहा है, उसको उसका अच्छा लग रहा है, और हम लोग तो बांट दिए साइज देख के। तो हम लोग ने इस बार स्वदेशी वस्त्रालय है, जानते हो 1B में स्वदेशी वस्त्रालय एक है 1B में, स्वांगन, उसी में उन लोगों को घुसा दिए, बोले अपने पसंद का ले लो। तो 3 घंटा उन लोगों को लगा करीब, लेकिन सब अपने पसंद का लगभग ले लिए। तो जब बोले अपने पसंद का ले लिए और खुश थे, तो फेसबुक पे मैंने जब वीडियो डाला तो किसी ने कहा कि सर इसमें आपका क्या स्वार्थ है? तो मैंने कहा इसमें यही स्वार्थ है कि बच्चों की खुशी में मेरी खुशी छुपी रहती है। जब सामने वाला खुश होता है तो मैं खुश होता हूं, यही खुशी छिपी हुई है। तो आपका सेल्फ जब उधर चल जाता है, निष्काम कर्म वहां चल जाता है, जब दूसरे की खुशी में आप अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, तो यही आपको जीवन भर खुश रखेगा। क्योंकि आपको किसने रोका है दूसरे को खुशी देने से? और दूसरे को खुशी देने से आपको खुशी हो रही है, तो आपका खुशी भी निरंतर चलता रहेगा। तो सेल्फलेस वर्क यही है, डीप रेड रोजेज। और लास्ट, लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, यही है द गोल्डन पाथ।
ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, अनंत तक सुमो रेसलर जा रहा है और अनंत तक हम और आप पूरे जीवन चल सकते हैं। लास्ट में अगर डेथ भी हो रहा है तो हम उसको विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा ऐसे मृत्यु होती है, सांस रुक रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, तो फिर आप उसको भी इंजॉय करते हुए जाएंगे। उस पर भी एक छोटी सी कहानी सुन लो, एकदम छोटी सी। सुकरात जो है उनको जहर दिया जा रहा था, सुकरात नाम सुने, सोक्रेटिस, उनको जहर दिया जा रहा था, बहुत बड़े संत थे। तो जब जहर देने वाला जहर घोल रहा था तो बार बार जाकर पूछते, घुला ठीक से, जल्दी दो। तो बोले ये पहला आदमी जो मरने के लिए इतना बेचैन है, और वो आदमी धीरे धीरे घोल रहा है कि इतने अच्छे आदमी है, संत है, थोड़ा और देर जी ले, इसे धीरे धीरे घोल रहा है। तो बोले आप इतनी हड़बड़ी में क्यों? बोले कि जीवन जब हम पूर्णता से जी लिए है तो हम जल्दी से इसको पी के देखना चाहते हैं कि मरने समय कैसा लगता है। यानी जो एंजॉय करता है वो किसी भी चीज को एंजॉय कर सकता है, लेकिन कौन? जो सेल्फलेस वर्क कर रहा है, जिसके जीवन में कुछ अब अपेक्षा बची नहीं है। जैसे आप ऐसा जी लिए कि अभी भी मृत्यु आ जाए तो लगे कि नहीं हम जितना जिए अच्छा जिए, इसके लिए है ये, आपके लिए नहीं है। तो ठीक है बच्चों, कैसा लगा ये? तो इसको सिर्फ क्लैपिंग तक नहीं, इसको फॉलो करना लाइफ में। थैंक यू सभी को। हाँ सुनो, ये अब दूसरा एक वीडियो बना सर को भेजने के लिए, एक बना ले जो वीर गाथा पे बोल देते, थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बनाते हैं वीर गाथा पर, ठीक है ना? इसको ऑफ करके नया वीडियो एक लीजिए मेरा, ताकि ये वाला वीडियो जो है काम आ जाएगा यहाँ।